नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम कक्षा 12 हिंदी इलेक्टिव की पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम की दूसरी इकाई सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत कैसे बनती है कविता इस शीर्षक को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, इस पाठ में आपको जो मुख्य बिंदु बताए गए हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले तो कविता क्या है, कविता कैसे बनती है, कविता में शब्दों का चयन किस तरह किया जाता है, कविता में बिंब और छंद की क्या भूमिका है, कविता की संरचना कैसे होती है और कविता के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। मैं पाठ का सस्वर वाचन करूंगी और साथ ही साथ हम इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा भी करते जाएंगे। तो पाठ का शीर्षक है कैसे बनती है कविता। कविता के बनने की कहानी। माँ, दादी और नानी की जुबानी, लोरी के बोल, खेतों के ढोल, बच्चों के खेल गीत, स्कूल में उनका पहला कदम, तोतली जुबान से गीत दोहराता बच्चा, उसमें कुछ नए शब्द जोड़ता बच्चा। कविता की यह जानी पहचानी दुनिया है जिसे हम सब जानते हैं। आप जैसे ही इन स्मृतियों से जुड़ेंगे, कुछ बुनियादी सवालों पर सोचने को विवश होंगे। कारण है कि दुनिया के हर बच्चे की पढ़ाई नर्सरी गानों से शुरू होती है। वह कौन सी चीज़ है कविता के बोल में जो दुनिया के बोल से ताल मिलाने के लिए ज़रूरी है। जैसे ही इन सवालों की ओर मुखातिब होते हैं, कविता की जानी पहचानी दुनिया अनजानी लगने लगती है। कविता के खेत खलिहान, बाग बगीचे, चिड़िया, शेर, मोची, पानी, सूखा, गांव, नगर सब अपरिचित से लगने लगते हैं। इस अपरिचित दुनिया में गोते लगाने वाले आलोचक और कवियों को कविता कभी जादू लगती है और कभी पहेली। वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी कविता आज लिखित रूप में मौजूद है। तो बच्चों, कविता का जन्म कैसे हुआ। कविता का जन्म वाचिक वाचिक मतलब बोलने से, मौखिक रूप से हुआ। लेकिन जब लिखाई का विकास हुआ तो कविता लिखित रूप में आज हमारे सामने मौजूद है। उसके साथ ही मौजूद है यह सवाल कि कविता क्या है। यद्यपि कविता की इस जटिल पहेली को बूझना जटिल प्रक्रिया है, सारी जटिलता के बावजूद कविता हमारी संवेदना के निकट होती है। वह हमारे मन को छू लेती है, कभी कभी झकझोर देती है। कविता के मूल में संवेदना है, राग तत्व है। यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। यह वही संवेदना है जिसने रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना दिया था और वे कह उठे, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वगमनम शाश्वती समा यत् क्रोंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इसी को सुमित्रानंदर पंत ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। सवाल यह उठता है कि जो वस्तु हमारे इतने निकट है उसे हम उसी तरह क्यों नहीं कह पाते जैसे कवि कहता है। यहाँ तक कविता लेखन का सवाल है। इस संबंध में दो मत मिलते हैं। एक तो यह कि कविता रचने की कोई प्रणाली सिखाई या बताई नहीं जा सकती, लेकिन यह भी सच्चाई है कि पश्चिम के कुछ विश्वविद्यालयों में और अब अपने यहाँ भी कहीं कहीं काव्य लेखन के बारे में विद्यार्थियों को बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। सवाल यह भी है कि चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला आदि सिखाई जा सकती हैं, तो कविता क्यों नहीं। जैसे ही आप इन सवालों का सामना करेंगे, कविता का जादू खुलने लगेगा। यह वह संसार है जो आपको संभवतः एक कवि ना बना पाए, लेकिन अच्छा भावुक या सहृदय पाठक जरूर बना देगा। कविता की बारीकियों से गुजरना उसे दोबारा रचे जाने के सुख से कम ना होगा। दरअसल एक अच्छी कविता आमंत्रित करती है बार बार पढ़ने के लिए, कुछ कुछ शास्त्रीय संगीत की तरह। जब तक आप उससे दूर हैं रहस्यमयी लगेगी, करीब जाते ही उसे बार बार और देर तक सुनने को जी चाहेगा। अच्छी कविता आपसे सवाल करती है, सुने और पढ़े जाने के बाद भी वह बची रहती है आपकी स्मृति में, बार बार सोचने के लिए। तो बच्चों, कविता के बारे में विद्वानों का मत अलग अलग है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि कविता एक ऐसी कला है जो हम में जन्मजात ही होती है, इसे सिखाया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जैसे चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला सिखाई जाती है, वैसे ही कविता लिखना भी सिखाया जा सकता है। और सबसे अच्छी कविता कौन सी है,
जो हमारे मन को छू ले, जिसे हम बार बार सुने, बार बार गुनगुनाएं और उसे बार बार पढ़ने का हमारा जी चाहे। वापस चलते हैं पहले सवाल पर कि कविता अन्य कलाओं की तरह सिखाई क्यों नहीं जा सकती। आप जानते हैं कि चित्रकला में रंग, कूची, कैनवस तो संगीत में स्वर, ताल, वाद्य आदि की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कविता ऐसी कला है जिसमें किसी बाह्य उपकरण की मदद नहीं ली जा सकती। बाह्य उपकरण बेटा, जैसे चित्रकला में आपको बताया कि रंग की, ब्रश की, कैनवस, ये सब क्या है, बाह्य उपकरण हैं। ऐसे ही संगीत में तरह तरह के वाद्य यंत्र, हारमोनियम, तबला, ढोलक, मृदंग, जो प्रयोग किए जाने वाली चीज़ें हैं, इन्हें उपकरण कहते हैं। तो लेखक कह रहा है कि कविता ऐसी कला है जिसमें किसी बाह्य उपकरण की मदद नहीं ली जा सकती। कवि की एक कठिनाई यह भी है कि उसे भाषा के उन्हीं उपकरणों से काम लेकर कुछ विशेष रचना होता है, जो विभिन्न विषय, भूगोल, अर्थशास्त्र इत्यादि एवं हमारे दैनिक जीवन का माध्यम है। वह अपनी इच्छानुसार शब्दों को जुटाता है और उसे लय से गठित करता है। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। बेटा, जैसे आप देख रहे हैं चित्रकला में कैनवस, रंग और कूची बाह्य उपकरण थे, या संगीत में मृदंग, ढोलक, हारमोनियम, तबला उपकरण थे, लेकिन यहाँ कविता की दुनिया का उपकरण क्या है, शब्द। क्योंकि शब्दों को जोड़कर उसमें अपने भावों को ढालकर कवि जो है वो कविता की रचना करता है। शब्दों से मेल जोल कविता की पहली शर्त है। इस संबंध में अंग्रेजी कवि W.H. आर्डेन ने भी कहीं कहा है कि प्ले विद द वर्ड्स, यानी आरंभ में शब्दों से खेलना। आप देखते हैं, आपने बहुत सी कविताएं पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, उसमें क्या होता है, शब्दों का आपस में जोड़ तोड़ होता है और उन्हीं से लय, सुर, ताल जोड़कर कविता का निर्माण कर दिया जाता है। इसीलिए अंग्रेजी कवि ने भी इसे क्या कहा, प्ले विद द वर्ड्स। इसी को एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा गया है। कल्पना करें कि आप स्कूल के विद्यार्थी हैं, कक्षा में बैठे हैं, सभी सहपाठी आपसे परिचित हैं, अपरिचित हैं, अनजान हैं। जैसे ही आप खेल के मैदान में पहुंचते हैं तो वे सारे अपरिचित विद्यार्थी आपके मित्र बन जाते हैं। शब्दों के साथ भी ऐसा ही होता है। शब्दों से खेलना, उनसे मेलजोल बढ़ाना, शब्दों के भीतर सदियों से छिपे अर्थ की परतों को खोलना है। एक शब्द अपने भीतर कई अर्थ छिपाए रहता है, कुछ कुछ इंटरनेट की तरह। इंटरनेट से जुड़ना ज्ञान विज्ञान की नई दुनिया से जुड़ना है। शब्दों से जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। शब्दों से जुड़ने से तात्पर्य है बच्चों, नए नए शब्द सीखना, उनके अर्थों को जानना। एक शब्द एक से अधिक अर्थ भी देता है, और जब कविता में उन्हीं शब्दों को कवि जो है वो अपनी भावनाओं के अनुसार प्रयोग करता है तो वह शब्द सार्थक बन जाते हैं और उनसे एक सुंदर कविता की रचना हो जाती है। आपने देखा होगा कि बच्चे खेल खेल में गीत रच डालते हैं। दरअसल रचनात्मकता सबके अंदर होती है, उसे तराशने की ज़रूरत होती है। तुकबंदी के प्रयास में धीरे धीरे उनकी रचनात्मकता आकार लेने लगती है। घो घो रानी कितना पानी, अथवा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। कई बार हमारे बड़े कवियों ने भी शब्दों से खेलने का सार्थक प्रयास किया है। अगर कहीं मैं तोता होता, तोता होता तो क्या होता, तोता होता। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में। ऊपर दिए गए काव्यांशों में कवि ने शब्दों और ध्वनियों से खेलने का प्रयास किया है। खेल खेल में किए गए इस प्रयास द्वारा अर्थ के नए आयाम खुलते हैं। शब्दों का यह खेल धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ रिद्म है, लय है और एक व्यवस्था है। यही प्रवृत्ति आगे चल के शब्दों को ठीक ठाक रखकर अर्थ के खेल से खेलना सिखा देती है। यानी शब्दों के खेल से शुरू हुई कविता के रचने की कहानी शब्दों की व्यवस्था तक जाती है। उदाहरण के लिए धूमिल की कविता मोची राम की कुछ पंक्तियां लेते हैं।
चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। इन पंक्तियों में पेशे पर चोट यानी उचित मेहनताना न मिलना और उपेक्षा के भाव पर बल है। इन्हीं पंक्तियों की संरचना को बदल देने से अर्थ भी बदल जाएगा। पड़ती है पेशे पे चोट जब, तो चोर कील कहीं न कहीं एक रह जाती है दबी, उभरती है जो मौका पाकर और गड़ती है उंगली में। इन पंक्तियों की संरचना बदल देने से चोट पर अधिक बल हो गया है, पेशे की चोट पर कम, जबकि ऊपर की पंक्तियों में पेशे की चोट पर अधिक बल है। इसी तरह दोनों कविताओं के रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें और सोचें कि वाक्य संरचना का कविता में क्या महत्व है। तो बेटा, ये कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि वाक्य संरचना का कविता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कवि शब्दों का किस तरह से प्रयोग कर रहा है, कविता का अर्थ उसी पर निर्भर करता है। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते। उपयुक्त पंक्ति पर ध्यान दें। यदि पहली पंक्ति में चोट की जगह मार शब्द लिख दें तो कविता का भाव बदल जाएगा। चोट शब्द मोची के संदर्भ में भी एक अलग अर्थ रखता है। बिंब और छंद, आंतरिक लय कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन इंद्रियां ही हैं। इंद्रियां बेटे, हमारे जो इंद्रियां हैं शरीर में, नाक, कान, आँख, मुंह, जीवा, त्वचा, ये क्या करती हैं? हमें संसार की विभिन्न वस्तुओं को अनुभव करवाने में हमारी मदद करती हैं। बाह्य संवेदना मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायास मन के भीतर कुछ चित्र कौन जाते हैं। ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। उदाहरण के लिए सुमित्रा नंदन पंत की कविता संध्या के बाद की कुछ पंक्तियों को देखें। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जब ध्यान में मग्न, मंथर धारा से बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। ऊपर की पंक्तियों को ध्यान से पढ़ेंगे। बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं पढ़कर आपकी स्मृति में बगुले का आकार, उसकी सफ़ेदी और वृद्ध विधवाओं के घुटे हुए सिर के कारण गर्दन का आकार और उनके सफ़ेद वस्त्र एकाकार हो जाते हैं। बच्चों, यहाँ मैं आपको समझा देना चाहूँगी कि बिंब किसे कहते हैं। बिंब किसी भी वस्तु का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। कविता में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना कि उससे हमारे सामने जो कवि कहना चाह रहा है वो चित्र रूप में उपस्थित हो जाए, हम अपनी कल्पना में उस चीज़ को देख सकें, यह बिंब का कार्य होता है। सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि चित्रों या बिंबों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं, क्योंकि देखी हुई हर चीज़ हमें प्रभावित करती है। कविता की रचना करते समय शुरुआत में धीरे धीरे दृश्य और श्रव्य बिंबों की संभावना तलाश करनी चाहिए। ये बिंब सभी को आकृष्ट करते हैं। इसलिए किसी विचारक ने यह कहा था कि कविता ऐसी चीज़ है जिसे 5 ज्ञानेंद्रियां स्पर्श, स्वाद, दृश्य, घ्राण, श्रवण रूपी 5 उंगलियों से पकड़ा जाता है। जिस कवि में जितनी बड़ी इंद्रिक पकड़ होती है वह उतनी ही प्रभावशाली कविता रचने में समर्थ हो पाता है। छंद कविता का अनिवार्य तत्व है। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय का निर्वाह जरूरी है। कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए। नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है, देखें, यहाँ मात्रा की गणना के अनुसार कोई विशेष छंद न होकर भी संगीतात्मक लयात्मक है। इसी तरह धूमिल की कविता मोची राम में ऊपर ऊपर से देखने पर छंद नहीं है, लेकिन अर्थ का अपना भीतरी छंद निरंतर मौजूद है। बाबूजी, सच कहूँ, मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। कविता के उपर्युक्त सारे घटक परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। नागार्जुन की एक छोटी सी कविता है अकाल और उसके बाद, परिवेश गांव का है। इस कविता में संदर्भ, अकाल और उसके बाद का परिवर्तन है। कविता की भाषा, संरचना, बिंब, छंद सब उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। कई दिनों बाद चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद,
चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोए ने खुजलाए पांखें कई दिनों के बाद। अकाल और उसके बाद होने वाले परिवर्तन को कवि ने सांगीतिक व्यवस्था के भीतर केवल कुछ संकेतों के द्वारा प्रकट करके अपनी बात कह दी है। तो बेटे, इस पंक्ति जो आपने ऊपर कविता की पंक्तियां सुनी, इनमें अकाल के बाद घर की क्या दशा होती है। अकाल मतलब जब बारिश नहीं होती और खाने के लिए सारा भोजन समाप्त हो जाए, खेत खलिहानों में कोई फसल पैदा ना हो और घर में भी अन्न समाप्त हो जाए, भोजन करने के लिए कुछ भी ना बचे। तो ऐसी परिस्थितियों में घर की क्या दशा होती है, और उसके बाद जब घर में अन्न आ जाता है, भोजन आ जाता है, सामग्री आ जाती है, तो घर की क्या दशा होती है। इन दोनों का चित्र कविता के माध्यम से कवि ने बहुत ही सुंदर संगीतक रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। जैसे घर में दाने का आना, आंगन से ऊपर उठता हुआ धुआं, घर वालों की आंखों में चमक और कौओं द्वारा पंखों का खुजलाया जाना। गांव के परिवेश के लिए चूल्हा, चक्की, दाने, पांख आदि तत्पर शब्दों का प्रयोग हुआ है। यह किसी भी शब्द को हटाकर उसका पर्याय रख दें तो कविता का अर्थ बदल जाएगा। जैसे कई के स्थान पर बहुत शब्द रख दें। कई शब्द एक एक ना एक दिन की अकाल की भीषणता और अकाल के बाद के उल्लास का हिसाब देने में समर्थ है, तो बहुत के द्वारा संभव नहीं है। आप देखेंगे कि इस कविता में एक साथ ठेठ गवई शब्दों के साथ शिकस्त, गश्त आदि उर्दू शब्दों का प्रयोग भी इसे सहज परिवेश देता है। ध्यान देने की बात है कि यही कवि जब बादल को घिरते देखा है नामक कविता में विराट प्रकृति, भव्य हिमालय का सौंदर्य वर्णन करता है, तो उसे कालिदास याद आते हैं और भाषा खुद ब खुद तत्सम पदावली से युक्त हो जाती है। परिवेश के साथ साथ कविता के सभी घटक भाव तत्व से परिचालित होते हैं। कवि की वैयक्तिक सोच, दृष्टि और दुनिया को देखने का नज़रिया कविता की भाव संपदा बनती है। कवि की इस वैयक्तिकता में सामाजिकता मिली होती है। हवा में सुगंध की तरह, कुछ कुछ निराला की सरोज स्मृति की तरह घनघोर निजी और उतनी ही सामाजिक। इसे वह भाषा में बरतता है। भाषा के साथ कवि का यह बर्ताव ही कविता कहलाती है। प्रतिभा इन्हीं तत्वों को उजागर करने वाली आंतरिक क्षमता है, जिसे हम दुनिया के महान कवियों में पाते हैं। अब यहाँ बच्चों आपको कविता के कुछ प्रमुख घटक बताए जा रहे हैं। कविता भाषा में होती है, इसलिए भाषा का सम्यक ज्ञान जरूरी है। तो कविता लिखने के लिए क्या जरूरी है? भाषा का हमें अच्छा ज्ञान होना चाहिए। फिर भाषा शब्दों से बनती है। शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे वाक्य कहा जाता है। भाषा प्रचलित एवं सहज हो, पर संरचना ऐसी कि पाठकों को नहीं लगे। कविता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है, इसलिए चिन्हों, यहाँ तक कि दो पंक्तियों के बीच का खाली स्थान भी कुछ कह रहा होता है। वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणालियाँ होती हैं उन्हें शैली कहते हैं, इसलिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले भाषा का ज्ञान ज़रूरी है। दूसरा, भाषा समृद्ध होनी चाहिए, नए नए शब्दों का, तरह तरह शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, और उन शब्दों को किसी भी वाक्य में किस तरह से प्रयोग करना है, इस विशिष्टता का ज्ञान कवियों को अवश्य ही होना चाहिए। अगला है छंद। छंद के अनुशासन की जानकारी से होकर गुजरना हर कवि के लिए ज़रूरी है, तभी आंतरिक लय का निर्वाह संभव है। कविता छंद और मुक्त छंद दोनों से होती है। छंदोबद्ध कविता के लिए छंद के बारे में बुनियादी जानकारी आवश्यक है। मुक्तक छंद में लिखने के लिए भी इसका ज्ञान ज़रूरी है। छंद बेटे जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, पद, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? छंद के अंतर्गत आते हैं। और आजकल के आधुनिक कवि जो हैं वो मुक्तक छंद में किसी भी छंद का प्रयोग ना करके कविताओं की रचना भी करते हैं। कविता समय विशेष की उपज होती है, इसका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है। अतः किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की ठीक ठीक जानकारी भी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए आवश्यक है। समय की विशेष मांग से तात्पर्य ये है कि समाज में जिस तरह की कविता की मांग प्रचलित हो, कवियों को उसी तरह की कविताएं लिखनी चाहिए। जिस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय हमारे कवियों द्वारा देश प्रेम की ऐसी जोश की कविताएं लिखी जाती थी कि हर भारतीय अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार
हो जाता था। तो समाज की जिस तरह की मांग हो, कविता उसी तरह की होनी चाहिए। कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना और कभी कभी तो शब्दों या दो वाक्यों के बीच कुछ अनकही छोड़ देना कवि की ताकत बन जाती है। मोटे तौर पर यह बुनियादी जानकारी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए ज़रूरी है, पर 100 बात की एक बात की सारी तैयारी हो और कविता रचने के लिए चीज़ों को देखने की नवीन दृष्टि या नए को पहचानने और प्रस्तुत करने की कला ना हो तो काव्य लेखन संभव नहीं। भारतीय विचारकों ने इसी को प्रतिभा कहा है। यह प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त होती है और आदमी में किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। किसी नियम या सिद्धांत के अनुसार इसे पैदा नहीं किया जा सकता। निरंतर अभ्यास और परिश्रम के द्वारा इसे विकसित किया जा सकता है। जहाँ तक कविता का सवाल है, शब्दों का चयन, उसका गठन और भावानुसार लयात्मक अनुशासन, ये वे तत्व हैं जो जीवन के अनुशासन के लिए ज़रूरी हैं, भाषा सीखने में मददगार हैं ही। कविता की ये सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो कविता रचना भले ना सिखाएं, लेकिन इन्हें जानना कविता को रचने का मज़ा दे सकता है और कविता को सराहने का सुख भी। साथ ही शब्दों की दुनिया में प्रवेश, उनसे खेलना विद्यार्थी की रचनात्मक शक्ति और ऊर्जा को बाहर लाने में अद्भुत भूमिका निभा सकते हैं। तो इस तरह से बेटा, कविता ये किसी एक की बपोती नहीं है। अगर व्यक्ति निरंतर परिश्रम करे, अपने शब्द ज्ञान को बढ़ाए, शब्दों को जोड़ने की कोशिश करे, तो क्या है, एक ना एक दिन वो भी कभी कवि बन सकता है। शब्दों कविता रचने के लिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये प्रकृति प्रतिभा जो है प्रकृति प्रदत्त तो होती ही है, लेकिन हर आदमी में किसी न किसी रूप में ये प्रतिभा रहती है। सिर्फ निरंतर अभ्यास और परिश्रम को के द्वारा हम अपनी इस प्रतिभा को और ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। तो ये कैसे बनती है कविता, ये पाठ मैंने आपके सामने पढ़ा और इसके मुख्य बिंदु आपको समझाए। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।